कि एक around 35-40 minute I'll just show you presentation, and thereafter we will take your question answers, and कुछ रह जाएगा तो we are in touch. आप कभी भी व्हाट्सएप से हमें कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, कोई इश्यू नहीं है. And we are here for awareness broadly. So let me share my screen so that yeah, can you see the screen? Yeah, thank you so much. So basically succession planning, inheritance matters. So ये जो एस्पेक्ट है उसको हम शायद डिवाइड कर पाए तो तीन चीज में हम कर सकते हैं फ्रॉम आवर एंगल. एक तो जो विल राइटिंग होता है, जो नॉर्मली विल लिखते हैं हम सभी, हमें सबको लिखना चाहिए. दूसरा है प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट, जो कुछ ऑब्जेक्टिव बेस्ड लोग करते हैं या कुछ एफ्लुएंट लोग करते हैं या काफी सारे जो बिजनेस पीपल है वो लोग करते हैं. एंड थर्ड है पोस्ट डेथ, यानी किसी ने कुछ नहीं किया है, किसी का डेथ हो गया है या होने के बाद में डेथ हुआ है, तो वो किस तरह से ट्रांसफर होता है. तो देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स दैट नॉर्मली वी सी इन आवर लाइफ. एंड उसी के बारे में थोड़ा सा जो हमें ज्ञान देना है, हमें जो शेयर करना है, मैं आपको बताता हूँ. सो एक मोटा मोटा एजेंडा आज का रहेगा कि व्हाई क्लाइंट्स नीड दिस. दे ये क्यों चाहिए, इस तरह की बातें क्यों करनी चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. हम हमें सबको पता है कि ये बातें एक्चुअली जरूरी है, बट कभी ध्यान नहीं आती है या कभी हम करते नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी फील व्हाई क्लाइंट नीड दिस. सेकेंडली, व्हाट गोज रॉन्ग विदाउट दिस टाइप ऑफ प्लानिंग. thirdly द मिथ्स एंड कंसेप्शंस, क्या मिथ्स है लोगों के मन में कि ये करना है, नहीं करना है, क्यों नहीं करना है. बेसिक्स अबाउट फैमिली ट्रस्ट, how to talk to client when you meet, and what are the occasions. हमारी प्रोसेस जो है, कॉस्ट है, टाइमलाइन है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, और आपके क्वेश्चन आंसर्स. तो ये मोटा मोटा एजेंडा रहेगा आज का, जो करीब करीब हम एक एक घंटे में पूरा कर पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है. तो एक लाइफ साइकिल है हम सबके लिए जो नो एप्लीकेबल है हम सबके लिए ऑन दिस अर्थ. आपके लिए, मेरे लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे क्लाइंट्स के लिए. क्या होता है उसमें, नॉर्मली वी स्टार्ट विद एजुकेशन फॉर अप टू 20 ईयर्स. 20 के बाद में कुछ करियर के लिए प्लानिंग शुरू हो जाती है. कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई वेल्थ एडवाइजर बन रहा है, कोई बैंक ज्वाइन कर रहा है, कोई आईटी में जा रहा है. उसके बाद में करने के बाद में सेविंग करते हैं. सेविंग होने से उनका एक करियर में ठहराव चालू होता है. एंड उसके बाद में मैरिज, बच्चे, और इन्वेस्टमेंट करते हैं काफी सारा फॉर द फ्यूचर लाइफ. मल्टीप्लाई करते हैं. आपके जैसे वेल्थ एडवाइजर कनक जी है, और सभी वेल्थ एडवाइजर की मदद से उनका मल्टीप्लिकेशन चालू होता है. डाइवर्सिफिकेशन फॉर रियल एस्टेट, फॉर गोल्ड कॉइन, फॉर क्रिप्टोस, वो सब में डाइवर्सिफाई करते हैं. तो मोटा मोटा ये जो साइकिल चल रहा है, 50-55 के आसपास ये सब एंगल सबकी लाइफ में आ जाता है कि उन्होंने ये सब कर चुके हैं मोस्टली. दिस इज माई ओनली, जनरली मैं कह रहा हूँ कि हर की लाइफ में ये मोटे मोटे पड़ाव आ रहे हैं. तो लास्ट में क्या होता है, ये हमें बात करनी है कि इससे आगे क्या है. 50-55 की एज है, ये सब कर चुके हैं, हमने वेल्थ जमा हो चुका है, काफी सारे उसके मल्टीप्लिकेशन हो चुके हैं, काफी सारे अच्छे एडवाइजर है, इंश्योरेंस एडवाइजर है हमारे पास, सब लोग हैं. उसके आगे क्या करना है. दो या तीन पॉइंट है जो आपको शायद सोचनी चाहिए. नंबर वन, हर इंसान की एज में डेथ आती है. डेथ के पहले ओल्ड एज आता है. ओल्ड एज के साथ में इनकैपेसिटी आती है, शायद लोनलीनेस भी आता है. तो ये जो सेकंड जो इनिंग है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके बारे में काफी सारा ज्ञान, नॉलेज है ही नहीं, और हम कुछ सोचते भी नहीं है इसके बारे में. कोई फॉर्मल वे नहीं है कि ये हमारे 60 के बाद में जो मेरी लाइफ होने वाली है, उसमें मुझे मेडिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं, या मेरी इनकैपेसिटी आ सकती है, या मुझे लाइफ में शायद लोनली रहना पड़ेगा मुझे या मेरे स्पाउस को. तो ये सब दिक्कतें हैं जो इसके बारे में काफी सारी सोच नहीं है. नॉट तो इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में इस बारे में बहुत कम चीज हुई है आज तक. और वो अलग से किसी को करना चाहिए, किसी को सोचना चाहिए अपने बारे में, जिसको मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट मी. यानी मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे क्या करना है आगे. तो वो प्रोजेक्ट मी के एंगल से सोचना चाहिए कि इस तरह के जो 55-60 के आसपास में हमने सब कर चुके हैं,
आगे की लाइफ जहाँ पे बीवी बच्चे वेल्थ सब है, घर है, सब है, बिजनेस है, बट आगे वाली स्टोरी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि वहां पे एडवाइजर्स नहीं है, वहां पे कोई सेट प्लान नहीं है। ये सब बाकी का तो प्लान सबका मोरलेस सिमिलर है, 80% सबका सेम होता है, बट आगे की स्टोरी है जहाँ पे 20% ही सेम होता है, 80% डिफरेंट होता है। ओके, नाउ उसमें एक ही चीज है जो शायद सबके बारे में इक्वल है, वो 20% जो सक्सेशन प्लानिंग है। सक्सेशन प्लानिंग हर इंसान को करना पड़ेगा, करना चाहिए, कि उनको जो भी वेल्थ यहाँ पे छोड़ के जाना है उसका लोग किस तरह से वो इस्तेमाल करेंगे, मुझे किसको देना है, क्या देना है। मेरी वेल्थ है तो मुझे प्लान करना है। So what we are saying here, the way we are doing planning for insurance every year, we do planning for our wealth multiplication. We meet a wealth advisor very regularly. We meet our insurance advisor every year once. We meet our tax planning people every year. We do our mediclaim planning every year. ये सब प्लानिंग कर ही रहे हैं। तो ये एक फिनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है जो शायद हमें हर साल करना ही चाहिए। हर साल नहीं तो एटलीस्ट एवरी 3 इयर्स में एक बार बैठिए आप और सोचिए समझिए कि क्या है, कैसा मुझे आगे जाना है, किसको देना है। अगर एवरी 3 इयर्स में कुछ चेंज हो रहा है तो उसको चेंज करना है। तो मोटा मोटा ये सक्सेशन प्लानिंग इज द गेम विच इज वी आर सेइंग इज अ फाइनेंशियल प्लानिंग, नथिंग रिलेटिंग टू डेथ। वी आर नॉट सेइंग दिस इज फॉर द डेथ। नो डाउट डेथ के साथ, डेथ के बाद ही होता है ये, बट हम डेथ की बातें हमेशा करते रहते हैं। नॉमिनेशन किया तब भी डेथ की बात हुई, लाइफ इंश्योरेंस लिया तभी डेथ की बात हुई, हर चीज में वो डेथ तो था ही, तभी भी हमने कभी आर्ग्यूमेंट नहीं किया है। उसको हम प्लानिंग कहते थे कि नॉमिनेशन क्या है, प्लानिंग है। तो इसी तरह से सक्सेशन प्लानिंग करना एक प्लानिंग का हिस्सा है, उसे डेथ से जोड़ना बहुत गलत हो जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि ये इस तरह की प्लानिंग क्यों लोगों को करना चाहिए, जरूरत क्या है। सो एक तो ये मुद्दा है कि इंडिया में करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया, 2.5 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है बहुत सालों से, जिसपे इंटरेस्ट भी नहीं जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, डिविडेंड, शेयर्स, फिक्स डिपॉजिट, ये सारे बहुत सारे पैसे जो लोगों के बैंक में पड़े हुए थे या इंश्योरेंस में पड़े हुए थे, कोई लेने नहीं गया फैमिली वाला, और वो चले गए गवर्नमेंट के पास में। इंडिया में कानून है, हर जगह पे 7 या 10 साल तक कोई क्लेम नहीं करता है तो गवर्नमेंट में चला जाता है, उसको कहते हैं अनक्लेम्ड। नाउ ये अनक्लेम इतना बढ़ गया है और इस पे तो इंटरेस्ट नहीं जुड़ा गया है, तो हो सकता है ये 10 लाख करोड़ भी हो सकता है अगर आप गिनती गिनती करो तो। सो ये क्यों हुआ है? क्योंकि काफी सारी फैमिली को पता नहीं है कि मेरे पिताजी दादाजी जो पास हो गए या मदर पास हो गए, उसका कुछ वेल्थ एफडी में पड़ा था या कहीं पे शेयर्स में डाला था या कहीं पे उनके जॉब के प्रोविडेंट फंड में पड़ा हुआ था या पेंशन में था, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने विल शायद नहीं किया था। तो उनकी फैमिली के घर में जो भी मिला उसमें से उन्होंने क्लेम कर लिया, कुछ इंश्योरेंस का पेपर मिला, कुछ एफडी मिला, वो जाके लेके आ गए। बट काफी सारी चीज शायद मिस कर गए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो दादाजी ने पिताजी ने कहाँ पे इन्वेस्ट किया था या कहाँ पे पैसा रखा था। ये होता है और काफी सारी फैमिली में ये हुआ है, और उसी वजह से इतना पैसा गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है कि फैमिली वालों को पता ही नहीं है। इसकी एक सबसे बड़ी रीजन ये है कि लोगों ने विल नहीं बनाया है जिसमें लिखा हो कि मेरे पास क्या था। तो ये एक बहुत ही आम चीज है जो लोगों को समझ में आनी चाहिए कि अगर हम लिखेंगे नहीं, लोगों को बताएंगे नहीं फैमिली को, तो कहाँ से पता चलेगा? उसको ट्रेजर हंट करना पड़ेगा, हर दुनिया में पूरे जगह ढूंढना पड़ेगा कि मेरे पिताजी का पैसा कहाँ पड़ा हुआ है, और वो भी मुश्किल है, मुमकिन ही नहीं है। इंडिया में तो आप पैन कार्ड नंबर डालोगे, आधार नंबर डालोगे, हर जगह पे आपकी वेल्थ पड़ी हो मिलेगी नहीं आपको। अदर कंट्रीज में ऐसा हो रहा है। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि काफी सारे केसेस इंडिया में है जो ओनली फॉर वेल्थ और ये जो लिगेसी या इनहेरिटेंस या सक्सेशन के बारे में है। फैमिली में झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई का, भाई बहन का, पिताजी का और बच्चों का, क्योंकि वाइफ एक्सपायर कर गई या दादाजी एक्सपायर हो गए। तो इतने सारे 71% जो केसेस लास्ट ईयर में फाइल हुए आर ओनली फॉर दी वेल्थ। तो ये क्यों हो रहा है? अगेन वहां पे कोई विल नहीं था और सब खींचतान कर रहे हैं, ये मेरे लिए रख छोड़ा है, या मैं लेके जाऊंगा, ये मेरा नॉमिनेशन था, या मेरे पास पड़ा है, ये मैं ज्वेलरी में लेके जाऊंगा। तो ये जो दिक्कतें हो रही है, एक तो वेल्थ कहाँ पड़ा है वो मालूम नहीं है फैमिली को, और ये आपने बताया नहीं कि आप किसको देना चाहते हैं।
आपकी वेल्थ है, आपको डिसाइड करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आपका पैसा है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा किसको देना है। अगर आप डिसाइड नहीं करोगे तो मैं कायदे कानून से जो लगता है वैसा करूंगा। वो मैं बताऊंगा आपको आगे स्लाइड में क्या होता है। बट दिस इज द टू मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। लोगों को नहीं मालूम है कि विल नहीं बनाने से ये दो दिक्कतें बहुत बड़ी आ रही है। एंड वो बहुत ही जनरल है इंडिया में। तो अगर आप या आपके परिवार की या आपके क्लाइंट के लोगों को इस तरह से फेस ना करना पड़े तो उनको एक विल बनाना शायद जरूरी है। सो इनहेरिटेंस लॉस, जैसे मैंने कहा कि अगर विल नहीं बनाया है तो क्या करेंगे लोग, गवर्नमेंट क्या कहती है। सो वहां पे एक तो है कि विल अगर बनाया है आपने तो फैमिली सब समझ के ले लेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि ये पिताजी ने या माताजी ने या दादाजी ने लिखा है, उनकी सही है, दो विटनेस की सही है। वो आपस में समझ के डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जो भी एसेट लिखा हुआ है उसमें, कि हाँ आप ले लीजिए आप और ये प्रोसेस स्मूथ रहेगा। ओके। कहीं कहीं पे फिर भी लोगों को पेट में दर्द होता है कि नहीं मुझे कम मिला है, मेरे को नहीं चाहिए, ये मुझे झगड़ा करना है। तो ये मैटर आगे कोर्ट में जाके प्रोबेट के लिए जाता है कि ये विल था लेकिन ये साहब मान नहीं रहे। आप कोर्ट को बोलते हैं भाई आप इनको समझाइए, हमें प्रोबेट दीजिए। तो ये जो मामला होता है वो प्रोबेट में चला जाता है। हमारे हिसाब से शायद 2-3 टके, 2-3% लोगों में शायद ये प्रोबेट के किस्से आते हैं बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट्स। तो फैमिली में लोग होते हैं कभी कभी जिसको कम मिला ज्यादा मिला तो भी झगड़ा कर रहे हैं। उसका कुछ नहीं कर सकते हम, कोई दुनिया में कुछ नहीं कर सकते कोई भी। ये तो फेस करना पड़ेगा हमें। लेकिन 98% लोग जहां पे विल था उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके रख लिया। तो हमें ये देखना है कि आउट ऑफ 100 ओनली 2% 3% पीपल आर फाइटिंग। करने दो उनको, फाइट उनको लाइफ टाइम करने दो, कोई इशू नहीं है। बट जिसका स्मूथ हो रहा है, अगर विल बनाया था तो वो स्मूथ हो गया, नहीं बनाया होता तो और डिफिकल्ट थी। जैसे विल नहीं बनाया है तो फैमिली अगर कोर्डियल है, आपस में समझ लेंगे तो फिर भी वो लोग एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कई जगह पे हमने देखा है कि बोलते हाँ पिताजी एक्सपायर हो गए, मम्मी को पूरा दे दो, सब बच्चा ने उसी दे दिया और उनको चला गया। तो ये कॉर्डियलशिप होती है तब होता है। लेकिन अड़ीबाजी हो गई, दो बच्चे की शादी हो गई, दोनों की बहू है, एक लड़की की शादी हो गई, जवाई है, लोग कहेंगे नहीं हमें भी चाहिए। तो वहां पे उनका दिक्कतें चालू हो जाती है, डिस्प्यूट चालू हो जाता है कि सब अपना अपना खींचने की बात करते हो। तो दो सिनेरियो है, अगर विल है और विल नहीं है। विल नहीं है तो ज्यादा दिक्कत ये आती है कि एक तो पता ही नहीं है कि वेल्थ कहाँ पड़ा है, और दूसरा किसको क्या लेना है। अगर लोगों में समझ कम है तो पक्का पक्का वहां पे डिस्प्यूट हो सकता है, और वही सब केसेस कोर्ट में पड़े हुए हैं। सो अगर ये चार्ट आप देखेंगे तो जो फैमिली में विल बनाया हुआ है और कोर्डियल है वो सबसे सक्सेसफुल है, क्योंकि वहां पे ऑलमोस्ट 98% तक फैमिली में डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो एक अकलमंद आदमी यही सोचेगा कि ये तो बहुत सिंपल है, क्यों हम विल बना के नहीं रख देते हैं, और हो सके तो 2-4 बार उसको चेंज करेंगे 2-3 साल में, 2-3 साल में। तो दिस इज व्हाट इज अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग फॉर यू कि विल होने से और ना होने से क्या दिक्कतें आती है। अब हमने कहा कि अगर विल नहीं है तो आपको, सॉरी, हमने कहा कि अगर फैमिली में डिस्प्यूट हो गया और रिलीजियस लॉज लागू हो जाते हैं, अगर फैमिली कहती है कि विल नहीं बनाया था, हम हिंदू है, हम क्रिश्चियन है, हम पारसी है, हम मुस्लिम है, हमें पैसे चाहिए, कैसे दोगे आप, हमारी फैमिली में आप कैसे डिवाइड करोगे। तो अगर विल नहीं था, अगर, तो जो भी हिंदू क्रिश्चियन पारसी लॉ है वो कायदे में आ जाते हैं, किस तरह से किसको कितना जाएगा आउट ऑफ द वेल्थ। वो क्या है वो आप समझ लीजिए। जैसे इंडिया में पर्सनल लॉ है, हिंदू लॉ, जो हिंदू के अंदर सिख, जैन और बुद्धिस्ट भी आ जाते हैं, क्रिश्चियन और पारसी है, और एक मुस्लिम लॉ है जो शरिया पे एप्लीकेबल है। ये सब कायदे कानून जो रिलीजियस है वो तभी आते हैं जब विल नहीं है। जब विल नहीं है तो मालूम करना है कि अगर एक हिंदू इंसान, अगर हिंदू मेल एक्सपायर कर जाता है तो उसने अगर 100 करोड़ रुपया रखा है या 15 करोड़ रुपया रखा है, किसको देना चाहिए। तब गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप हिंदू है, अगर विल नहीं बनाया है, तो मैं ये कहता हूं इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए जो हिंदू लॉ में लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है, तो क्लास 1 है, अगर हिंदू मेल अगर एक्सपायर कर गया, उसके पास में 15 करोड़ रुपए थे, तो किसको जाएगा। तो पहले तो उनकी अगर मम्मी जिंदा है, मदर, तो
मदर, उनकी वाइफ, और अगर दो या तीन या एक, जितने बच्चे, सबको इक्वली। ये पांच लोग हैं अगर ये एग्जाम्पल में, पांचों को 20% मिलेगा। अगर आदमी चाहता था कि मेरी पूरी संपत्ति मुझे मेरी वाइफ को देनी थी 100%, या मुझे वाइफ को 50% देनी थी और बाकी बच्चों को 25-25%, 50% में डिवाइड करना था, वो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आपने विल नहीं बनाया था। अभी ये कायदे से हिंदू के हिसाब से इसको ही सबको मिलेगा। तो 20-20-20% हो गया। तो ये हो गया क्लास 1 हेयर, यानी जब तक फैमिली में ये लोग जिंदा है तब तक इनको ही मिलेगा। अगर हो सकता है कि किसी ने शादी नहीं की थी, उसकी मदर नहीं है, तो किसको जाएगा? तो उनके फादर और या उनके भाई बहन को जाएगा। सो दिस इज नंबर 2 लेवल, प्रायोरिटी नंबर 2। अगर मदर या वाइफ या बच्चे हैं तो पहले उनको जाएगा। अगर उसमें से कोई नहीं है बिकॉज ऑफ रीजंस, तो सेकंड कैटेगरी में जाता है। और वो लोग भी नहीं है समझो, तो उसके पिताजी के साइड के लोगों को जाता है, जो कजिन्स है या मामा मामी है उनको, या अगर नहीं है तो माता जी के साइड में। तो ये है सक्सेशन लॉ फॉर हिंदू। इसी तरह से क्रिश्चियन में, पारसी में अलग अलग लिखा हुआ है कि किसको जाएगा। मुस्लिम में थोड़ा सा अलग चीज है। मुस्लिम में उनको कहा गया है कि भाई आपको पूरा विल नहीं कर सकते हो शरिया लॉ में, आपकी प्रॉपर्टी का 1/3 एसेट का ही आप विल लिख सकते हो। 2/3 एसेट बाकायदा सब कुछ आएगा जिसका नाम शरिया में लिखा हुआ है, तो वहां पे उनकी लिस्ट है। मुस्लिम में अलग अलग, जो शिया सुन्नी अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग लिस्ट है कि किसको जाना चाहिए। फादर को, उनके अगर शादी ज्यादा हुई है एक से ज्यादा, तो हाफ ब्रदर, हाफ हाफ सिस्टर, वो सब कंसेप्ट है उसमें। तो मुस्लिम में 1/3 का विल बना सकते हो, बाकी 2/3 शरिया से ही जाता है। तो मुस्लिम में नॉर्मली विल लोग नहीं बनाते, ज्यादा करके वो ट्रस्टी बना देते हैं, ताकि अपनी मर्जी से जिसको देना है वो दे सके। तो ये हो गया एक मोटा मोटा जो पर्सनल लॉ है, जहाँ पे विल नहीं है, तो ये सब दिक्कतें आने वाली है, ये आपको समझना पड़ेगा। ना हम देखते छोटे कुछ कुछ चीजें लोगों के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिथ से, हाउ व्हाई दे आर नॉट मेकिंग दिस विल, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों अवॉइड कर रहे हैं लोग। तो पहले तो लोग कहते हैं कि मैं रिटायर हो जाऊंगा तब करूंगा। वो हमारे में से कोई होगा, या हमारे क्लाइंट में से कोई होगा जो बहुत बिजी है लाइफ में, और कहते टाइम नहीं है, या मैं अभी तो बहुत इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूं कि मुझे मरना है, अभी मैं बाद में करूंगा। सो एक चीज हम सबको पता है कि हम किसी के पास में भी डेट ऑफ एक्सपायरी है ही नहीं। वी डोंट हैव डेट ऑफ एक्सपायरी। उसकी वजह से हमें पता ही नहीं है कि मेरा लास्ट डेट क्या है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं 70 का हूंगा या 75 का हूंगा तब विल बनाऊंगा, या तब प्लानिंग करूंगा। वो मुश्किल है वो कहना, यानी वो आप बड़ा रिस्क ले रहे हो। तो डेट ऑफ एक्सपायरी न होने की वजह से आप जितना जल्दी करें उतना अच्छा है। एवरी 2-3 साल में वापस नया बना देना। हम हमारे वैसे भी हर साल मेडिक्लेम की पॉलिसी लेते हैं। अगर 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, तो उसकी पॉलिसी लेते हैं। घर की लाइफ, घर का जो फायर का इंश्योरेंस लेते हैं, बिजनेस का इंश्योरेंस लेते हैं। एवरी ईयर हम ये सब प्लानिंग के लिए करते हैं। तो अपना जो ये सब पूरा वेल्थ है उसका प्लानिंग करने के लिए क्यों उसको अवॉइड करना है 75 तक? वो शायद लॉजिकली नहीं है। लोगों को उससे पहले ही करना चाहिए एज ए प्लान। कोई कोई लोग कहें कि मेरे की बच्चे ज्यादा है ही नहीं, एक ही बच्चा है या जो भी है, और मुझे इतना कोई टेंशन नहीं है, नॉमिनेशन किया हुआ है या जॉइंट अकाउंट वगैरह, या एक ही बच्चा है मेरा, तो भी हम कहते हैं कि तो आपको बताना में क्या दिक्कत है? क्योंकि फैमिली में अगर आप लिखा हुआ होगा कि आपके पास क्या है, तो उनको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। नहीं तो वो ट्रेजर हंट का कंसेप्ट चालू हो जाएगा। अगर एक ही बच्चा है लेकिन आपने कुछ विल नहीं बनाया है, तो आप कैसे वो कैसे उनको पता चलेगा आपके पास क्या था? सो डोंट मेक योर फैमिली इनटू स्ट्रगल। आपको ये विल लिखना एक छोटी सी बात है, उसके लिए आर्ग्यूमेंट करके लोग अवॉइड करते हैं। ये समझ में नहीं आता है क्यों आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो अगर एक बच्चा है या कुछ भी आपका है, आपको लिखना जरूरी है। उसके लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं है कि एक मेरा एक ही बच्चा है तो उसको जाएगा ही, ऐसा कोई होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको पता है आपका एक बच्चा है, जो बैंक वाला या डिमेट वाला या गवर्नमेंट है उसको थोड़ी पता है एक बच्चा है। तो उसको प्रूव करना पड़ेगा, तो क्यों उनको दिक्कत में डाल रहे हो आप? दूसरा है जॉइंट नेम। एक काफी सारे हमारे ऐसे इंडिया में हम लोग, एक प्रैक्टिस है नो कि फैमिली में किसी का जॉइंट में नाम हम रखते हैं, स्पाउस का रखते हैं, कभी बच्चों का रखते हैं, और हम समझते हैं कि ये जॉइंट में है तो उनको इजीली मिल जाएगा। प्लीज समझिए कि ये जो जॉइंट अकाउंट होल्डर को जो मिल जाता है वो ऑपरेशंस के लिए होता है।
अगर डीमेट अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, दे कांट बी क्लेमिंग एज ओनर। सो से फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ के नाम पे एक डीमेट अकाउंट है जहाँ पे 3 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, हस्बैंड का एक्सपायरी हो गया, तो उस दिन को हस्बैंड का 1.5 करोड़ गिना जाएगा, वाइफ का 1.5 करोड़ गिना जाएगा। हाँ, वाइफ भले अकाउंट ऑपरेट करेंगे, वो दूसरा डीमेट अकाउंट खोल के उसको ट्रांसफर कर लेंगे, फिर वो यूज करेंगे, इट इज फाइन। लेकिन उनके बच्चे हैं, वो खड़े होके मांग सकते कि मम्मी मेरा, हमारा भी ये 1.5 करोड़ जो पापा का था उसका मेरा हिस्सा दीजिए मुझे। तो ये जो कायदे कानून है वो आ सकते हैं, यानी जॉइंट अकाउंट के माध्यम से कोई कहेगा कि वो जो जॉइंट वाला है वो पूरा ओनर बन जाएगा, ऐसा मुश्किल है कहना, क्योंकि लीगल लॉ अलग है, ये जो ऑपरेशंस के लॉ अलग है, डिमेट के, म्यूचुअल फंड के, बैंक के, एफडी के, लॉकर के, वो सब ऑपरेशनल कायदे कानून है जो रेगुलेटर ने बनाए हुए हैं। सो दिस इज नॉट द थिंग विच इज जो मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में। नॉमिनेशन ये एक सबसे बड़ा मसला है कि लोग कहते हैं कि नॉमिनेशन तो कर दिया है मैंने, तो मुझे क्या चिंता है। लेकिन एक एक तो बताइए मुझे कि नॉमिनेशंस आपकी फाइनेंशियल एसेट में होता है, और वो भी आधा विल है, वो भी आधा विल ऑलरेडी है आपका, पूरा विल नहीं है। बाकी बहुत सारे एसेट है, आपका बिजनेस पड़ा हुआ है, पार्टनरशिप फर्म में कंपनी है, आपका लॉकर है, आपकी ज्वेलरी है, आपका प्रॉपर्टीज है, कहाँ वो सब नॉमिनेशन होता ही नहीं है सब जगह पे। तो ये नॉमिनी है तो मैं विल नहीं बनाऊंगा, ये तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। नॉमिनेशन जो है वो भी कायदे से केयर टेकर है या ट्रस्टी है, उसको सिर्फ रखना है, उसको मिल गवर्नमेंट ने जो भी दिया हुआ है, बैंक वालों ने, डिमेट वालों ने उनको रखने के लिए दिया है, दे कांट क्लेम ए ओनरशिप। नॉमिनी इज जस्ट अ टेम्पररी कस्टोडियनशिप ऑफ द वेल्थ फॉर द फैमिली। तो किसको देगा नॉमिनी? जिसका नाम विल में लिखा है, उसकी जवाबदारी बनती है कि जिसका नाम विल में लिखा है उसको जाके देना चाहिए, नहींतर वो विल में जिसका नाम लिखा है वो उस पर केस करके मांगेगा। ओके, तो ये दिक्कत है, लोगों को पता, कम पता है कि हर चीज में नॉमिनेशन का ये, इससे फैसिलिटी गिवन बाय द गवर्नमेंट टू अवॉइड अननेसेसरी फंड ब्लॉक इन दी गवर्नमेंट। वो फैमिली में किसी को दे दिया है, अभी आपस में आप झगड़ा करो, लो, डिस्ट्रीब्यूट करो, वो आपकी मर्जी। तो गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी डाल के रखी है ताकि वो पैसा गवर्नमेंट के पास ना पड़ा रहे, इट इज गिवन टू द फैमिली मेंबर, और आपस में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो ये नॉमिनेशन की बातें हैं जो लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आता है। एक और मुद्दा है कि अगर मैंने मेरा डीमेट अकाउंट खोला है और डीमेट नॉमिनी का नाम लिखा है, तो उसी वक्त मैंने, ये बात तो ध्यान में आई थी कि अगर मैं मर गया तो ये आदमी को जाना चाहिए। वो मरने की बात तब तो आई थी जब मैं 25 साल का था, जब नॉमिनेशन का अकाउंट मैंने नॉमिनी किया था अपना, इंश्योरेंस में या बैंक में या कहीं भी। तो लोगों ने आधा विल किया है, वो आधा विल गिनता हूं मैं उसको, नॉमिनेशन को, कि आप मरने का तो सोच रहे होते और किसको देना है वो भी आपको मालूम था। तो ये आधा विल करके बैठे हो, लेकिन प्रॉपर पूरा विल करो भाई, उसके लिए अवॉइड मत करो, है ना। फाइनेंशियल एडवाइजर, वेल्थ एडवाइजर, उसको सब पता है, लोग कहते हैं उनको सब पता है, सब मेरा ठीक हो जाएगा, मेरी फैमिली को पूरे कर देंगे। अरे भाई, उनको पूरा पता नहीं होता है। उनको पूरा पता होता तो तो भी वो पेपर के बगैर कैसे करेंगे, आप बताइए। सो वेल्थ एडवाइजर को पता नहीं है कि आप किसको क्या देना चाहते थे, आपके पास क्या बिजनेस में है, आपके पास ज्वेलरी क्या पड़ा है, उनको थोड़ा सब पता है। तो ऐसा उनको मिसकंसेप्शन है कि उनको सब पता है, वो सब कर लेगा, लेकिन मुझे विल नहीं बनाना है। तो इस तरह के जो लोग पुश करते हैं कि ये है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आर्ग्यूमेंट बहुत ही इलॉजिकल होती है। उनको लगता है कि ये विल बनाने यानी बहुत मगजमारी है, लोगों को मैंने लॉयर के पास जाना पड़ेगा, मुझे शेम पेपर कोर्ट का मसला होगा, मुझे बहुत सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी, मेरा सब ओपन हो जाएगा, और मुझे पता नहीं किसको क्या देना है, तो मुझे बहुत स्ट्रेस आता है, मुझे ये सब करना नहीं है। ऐसी बात नहीं है। विल बनाना एक काफी आसान तरीका है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हमें कोई पैसा नहीं चाहिए इसके ऊपर, आप विल प्लेन पेपर में बना लीजिए। आपको आपको आपका नाम लिखना है, आपको फेवरियर का नाम लिखना है, आपके पास क्या है लिखिए और किसको देना है, और 2 विटनेस के सामने आप साइन कीजिए, 2 विटनेस भी साइन करेंगे, ये विल बन गया। इसमें कोई गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कोर्ट में नहीं जाना है, कोई नोटरी नहीं करना है, कुछ नहीं, आपके घर पे बैठ के आप बिल बना सकते हो। हाँ, अगर आप कहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट भी विटनेस चाहिए, तो उसको आप रजिस्टर भी करवा लीजिए, आप आफ्टर व्हेन यू साइन द विल, उसके बाद में कभी भी आप जाकर रजिस्टर कर सकते हो, आप नजदीक में जाके। तो ये बन जाता है प्रॉपर लीगल विल, और वो आपका सुप्रीम कोर्ट तक एक्सेप्ट होगा, है ना।
तो ये चीज बहुत ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके बारे में कोई पैसा नहीं चाहिए। इवन डेथ के बाद में भी जब वेल्थ ट्रांसफर होता है तो भी इनहेरिटेंस टैक्स इंडिया में नहीं है। तो विल बनाना या विल रजिस्टर करना है, वहां भी उतना खर्चा नहीं है। मरने के बाद में भी वो विल को यूज करना है तब भी गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं लेती है। तो ये काफी सारी सहूलियत गवर्नमेंट ने डाल के रखी है। तो विल बनाना आसान है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। काफी सारी जगह पे जैसे हमारी कंपनी है जहाँ पे ऑनलाइन विल बन रहा है, लोग घर पे बैठ के 30 मिनट में विल बना रहे हैं अपना। विल ऑटोमेटिक वो फॉर्म भरते हैं, जो जो डिटेल हम मांग रहे हैं, और विल ऑटोमेटिक ईमेल पे आ गया, प्रिंट किया, साइन कर लिया। तो उतना आसान है अभी विल बनाना। और वो अवॉइड करने के लिए लोग जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो सब सही नहीं है। ऑल आर मिसकंसेप्शंस। हाँ, लोग ये कहते हैं कि अ, बाहर तो बहुत सस्ते में हो रहा है, हम क्यों विल जीनी के पास जाए या किसी और के पास जाए। हो सकता है अगर आपको भरोसा है वो उस आदमी पे तो आप कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, काफी सारे लीगल प्रोफेशंस वाले उन्होंने काफी सारे विल नहीं बनाए होते हैं, तो उनको ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता है। हमारी कंपनी जैसे कम से कम 20-25 हजार विल हम कर चुके हैं, तो ज्यादा अनुभव है, हमारे लॉयर्स ज्यादा अनुभवी है। हम ज्यादा अच्छी तरह से आपको आंसर दे सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, और आपका विल अच्छी तरह से ले सकते हैं ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आवे। विलगिनी हमारी जो कंपनी है विच इज देयर फॉर लास्ट सिंस 2014, तो ऑलरेडी 12 साल हो गए हमारे। और 480 सिटीज इंडिया के हैं जहाँ पे हमने लोगों को विल बनाने की सर्विस दी है। 32 कंट्रीज आउटसाइड इंडिया में जो एनआरआई है उसको भी हमने सर्विसेज दी है। कम से कम 20,000 से ऊपर फैमिलीज को हमने सपोर्ट किया है फॉर आवर सर्विसेज। और अभी भी आप देखेंगे हमारे गूगल रिव्यूज तो आपको पता चलेगा कि वी आर प्रोवाइडिंग अवर सर्विसेज एट 5 स्टार लेवल। मोर देन 500 हमारे गूगल रिव्यूज है, आप चेक कर सकते हैं। काफी सारे इंस्टीट्यूशन के साथ में हमारी पार्टनरशिप रह चुकी है इन पास्ट। एचडीएफसी ग्रुप था, आईसीआईसीआई ग्रुप था, सीडीएसएल था, मुथूट था, या टाटा कैपिटल है अभी भी, इनक्रेडिवेल थे। ये सब के साथ में हमारी पार्टनरशिप रह चुकी है। और काफी सारे मीडियाज में हमको कवर किया गया है बिकॉज वी आर वन ऑफ द रिलायबल फर्स्ट मूवर इन द इंडिया फॉर अ कंप्लीट solution of succession matters at one place. And this is how we are trying to do awareness। बहुत सारे अवेयरनेस, हम 500 से ज्यादा अवेयरनेस लेक्चर कर चुके हैं पूरी इंडिया में। और अभी मुंबई में हमारी ऑफिस दो है, एक दिल्ली में, कलकत्ता, एक बेंगलोर में है। एंड अभी चेन्नई में की है हमने लास्ट वीक में। एंड नेक्स्ट आई थिंक दुबई है हमारा प्लान। और 35 से ज्यादा स्टाफ है हमारे साथ में, लॉयर भी है उसमें। तो ये हो गया एक मोटा मोटा अबाउट थिंग विल के बारे में। जो प्राइसिंग है, हमारा जो ऑनलाइन डिटेल बिल है वो 7,500 का है। कस्टमाइज बिल यानी लॉयर आपके साथ में रह के बातचीत करके बिल बनाएगा तो 15,000 रुपया है। जो ऑनलाइन बिल है वहां भी लॉयर तो रहेंगे ही साथ में आपके बातचीत करने के लिए। और 15,000 में है वो आपके साथ में 2 या 3 दिन में बैठ के आपके साथ में ऑनलाइन से या मीटिंग्स करके आपसे डिटेल लेके बिल बना देते हैं हम लोग। फैमिली में जॉइंट विल होता है इंडिया में, जैसा मैंने कहा कि काफी सारे एसेट हस्बैंड वाइफ के नाम पे जॉइंट में रखते हैं वो लोग। तो जॉइंट विल एक काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है हमारा, जो एक 20,000 में हम लोग अभी दे रहे हैं प्लस जीएसटी। एंड कभी कभी किसी को डोर स्टेप विल चाहिए, किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है या कुछ है, तो सर्टेन सिटीज में वी ऑल्सो गिव डोर स्टेप सर्विसेज फॉर लॉयर विल विजिट द प्लेस एंड दे विल सिट डाउन एंड डू द वर्क एट एन एडिशनल कॉस्ट। तो ये है मोटा मोटा हमारा विल राइटिंग की जो प्राइसिंग। इसके बाद में किसी को विल रजिस्टर करना है तो ऑल इंडिया में वी आर चार्जिंग 10,000 रुपीज फ्लैट एनी प्लेस इन द इंडिया। एंड वो भी विल साइन करने के कभी भी कर सकते हो आप, 1 महीने में, 1 वीक में, 1 साल में, कभी भी कर सकते हो। वो हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपको। ये प्रोसेस कैसा होता है, हाउ वी आर वर्किंग फॉर दी कस्टमाइज विल। पहले दिन आपका कंसल्टेशन कॉल होगा हमारे साथ में। आपको ठीक लगा तो आप पेमेंट कीजिए। उसके बाद में हम आपको डिटेल्स हमें जो चाहिए वो मांगेंगे आपसे एक्सेल पे। उसके बाद में एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हो जाएगा हमारे टीम के साथ में, जो भी लॉयर आपके लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद में आप जब इंफॉर्मेशन भेजोगे, इन बिटवीन को भी सवाल है आपके, आप कॉल कर सकते हो, हमें ईमेल कर सकते हो, हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, पूरे जवाब मिलेंगे आपको। आपका जब डिटेल आ जाएगा उसके बाद में हम ड्राफ्ट करके वापस से आपके बाद कॉल करेंगे। और उसके बाद में आपकी जो भी ड्राफ्ट है वो हमको आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा और आप
फाइनल कर दीजिए, और उसके बाद में अगर रजिस्टर करना है तो वी कैन ऑल्सो हेल्प यू। तो ये मोटा मोटा प्रोसेस है जो विल राइटिंग में होता है। एंड हमने देखा है कि काफी सारे कस्टमर है, वो कनेक्ट करने के बाद में बातें करके हम लोग हमसे जब फाइनल लेके लेके जाते हैं तो 10 दिन का एक मोटा मोटा टाइमलाइन होता है। तो ये एक व्हील्स के बारे में था। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप करूँ तो आप मुझे बताइए कि 1 सेकंड। अगर विल के बारे में आपके कोई सवालात है, इफ यू वांट वी कैन टेक अप क्विकली हियर, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेशन विच इज प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट। कनक जी, अभी आगे बढ़े या बीच में ले ले क्वेश्चंस? If any questions we have related to wills, we can ask. Private family trust, we can start. जतिन जी, एक चीज पूछनी थी, ये एनआरआई के लिए कैसे रहेगा विल? सो एनआरआई की भी प्राइसिंग तो सेम ही रहेगी हमारी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एनआरआई की जो भी एसेट है वो यहाँ की इंडिया की एसेट का विल हम बनाते हैं। अच्छा, ठीक है, सी ठीक है, got it। टेक्निकली तो ग्लोबल विल बना सकते हैं कि मैं लिखूंगा कि मेरा इंडिया में ये एसेट है, मेरा यूएस में ये है, सिंगापुर में है, वो लिख सकते हो। लेकिन उसको दिक्कतें ज्यादा आएगी फैमिली को। तो हम अलग अलग बनाने की उनको एडवाइस देते हैं कि यूएस में, सिंगापुर और कहीं भी आपका है उसके अलग वहाँ की लॉ के हिसाब से विल बनवाइए। इंडिया के लिए विल आप यहाँ इंडिया से बनवा लीजिए। करेक्ट, थैंक यू। थैंक्स। एनी अदर क्वेश्चंस ऑन विल राइटिंग? रजिस्ट्रेशन ऑफ विल के बारे में भी कुछ बता दीजिए। रजिस्टर करना कितना जरूरी है या इट्स ओके नॉट टू डू? सो नॉर्मली कनक जी, हम लोग तो हर हमारे कस्टमर को रिकमेंड करते हैं कि रजिस्टर करा लीजिए, क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन है। बट क्या एडिशनल 10,000 रुपया खर्चा करके नजदीक की कोई भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस होती है जहाँ पे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रजिस्टर करते हैं, वहां जाके आपको विल रजिस्टर करना है। हमसे करवाइए या कहीं भी करवा दीजिए। वो करने से गवर्नमेंट का छापा उसमें आ जाता है कि भाई गवर्नमेंट भी विटनेस था, आप खुद गए थे गवर्नमेंट ऑफिस में, आपके उनके सामने आपने भी गए स्कैन किया था। तो उससे क्या होता है कि ऑथेंटिसिटी ऑफ द विल बढ़ जाती है, क्योंकि काफी केसेस में जब हमने देखा कि डिस्प्यूट होते हैं तो वो कहते हैं कि ये विल तो बाद में बनाया डेथ होने के बाद में, उस पर डाउट क्रिएट करते हैं। अगर ये रजिस्टर्ड विल होता है ना, तो वो सब डाउट्स निकल जाते हैं और लोगों को आसानी हो जाती है फैमिली के लिए। और जब वो बाहर देते हैं बैंक में डिमेट वालों को प्रॉपर्टीज के लिए, उनके पास में एक्सेप्टेंस इजी हो जाता है कि हाँ ये तो रजिस्टर्ड विल है, तो हो सकता है कि हम उसको तुरंत आगे बढ़ावे। अगर रजिस्टर नहीं है तो बोलते लीगल डिपार्टमेंट में भेजा है हमने, वो 10 दिन के बाद ना हो, तो वो थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अच्छा जतिन जी, आप कस्टोडियन सर्विसेज भी देते हैं क्या? जी हाँ। सो फिलहाल हमारी विल के बारे में एडवाइजरी सर्विस होती है, हम लोग विल ड्राफ्टिंग करते हैं, ऑनलाइन विल देते हैं, उसके बाद में कस्टोडियनशिप देते हैं, विल के एग्जीक्यूटर बनते हैं हम लोग। काफी सारे विल में लोग कहते हैं कि मैं तो एनआरआई हूँ या मेरे पे घर में लोग नहीं जानेंगे कैसा करना है, तो आप एग्जीक्यूटर बनिए। हम लोग एग्जीक्यूटर भी बनते हैं। और विल रखना है तो कस्टोडियन भी हमारे पास में कम से कम 150 विल पड़े हुए कस्टोडियन में, कि साल में हम लोग 5,000 रुपया एक साल का फीस लेते हैं, हमारे पास पड़ा रहेगा। और जिसका भी नाम उन्होंने डिसाइड किया है उसको हम सर्टिफिकेट देते हैं कि ये आदमी का विल पड़ा है, बनाया है, हमारे पास पड़ा है, और ये लोग में से कोई भी आएगा तो हमें देने के लिए बोला गया है। तो हम लोग उस तरह से एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। ओके। सर, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, कस्टोडियनशिप और एग्जीक्यूटर का क्या मतलब, मीनिंग क्या है? तो क्या होता है कि कोई भी विल आदमी बनाता है कि मेरे पास ये वेल्थ है, मुझे इसको देना है, इसको देना है, इसको देना है, तो किसी न किसी को तो ये काम करना पड़ेगा ना। फैमिली में अगर वाइफ और 2 बच्चे हैं तो किसी न किसी को जवाबदारी देनी चाहिए पड़ेगी कि भाई आप कर लेना, ना तो सब बैठ के डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो झगड़ा हो सकता है। तो कभी कभी लोग एग्जीक्यूटर रखते हैं फैमिली में से, कभी फ्रेंड को रखते हैं, कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखते हैं, कभी कभी हमारी कंपनी को रखते हैं कि भाई आप लीजिए, आपको ज्यादा मालूम है कि जो भी लीगल प्रोसेस होगा आपको आपको करना चाहिए, और आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना जो हमने लिखा है। तो हमारी कंपनी अगर एग्जीक्यूटर है तो हम लोग उसमें बाकायदा हमारे साथ एग्रीमेंट होता है एग्जीक्यूटर का अलग से। हमारी फीस मोटा मोटा 2% ऑफ दी वेल्थ होती है। और जब भी डेथ हो जाती है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट उनकी फैमिली लेके उसके बाद का प्रोसेस पूरा हम करते हैं, कि जितने बैंक अकाउंट है, जितने प्रॉपर्टीज है, जितने डिमेट अकाउंट है, जहाँ भी म्यूचुअल फंड है, वो पूरा पूरा ट्रांसफर करके जो रेशियो में या किसी को डिस्ट्रीब्यूशन का लिखा है उस तरह से हम देते हैं उनके अकाउंट में। तो ये पूरी प्रोसेस है, उसको एग्जीक्यूटर कहते हैं।
एग्जीक्यूटर बनाना कंपलसरी नहीं होता है, बट वो तो लॉजिकल है, कोई करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो नहीं लिखेंगे तो फैमिली में अगर 4-5 लोग हैं तो सब लोग जाके अनो इश्यू खड़ा कर देंगे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और कस्टोडियनशिप यानी हमारे पास एक सेफ, फायर प्रूफ सेफ डिपॉजिट लॉकर है, तो विल हमारे पास में वो रख के बोलते हैं कि घर में रखूंगा, घूम जाएगा, या किसी को ज्यादा दिया है कम दिया है वो फाड़ के फेंक देंगे, तो मुझे वो रिस्क नहीं लेना है, तो आप रखिए, और जब भी डेथ हो जाएगी तो मेरे फैमिली वाले आपके पास कांटेक्ट करने आएंगे, तब आप ये विल दे देना। तो जैसे फिल्म में, बॉलीवुड फिल्म में देखा है ना, एक वकील लेके आता है विल, उस तरह का एक माहौल होता है जिसको हम कस्टोडियनशिप कहते हैं। हाँ अरविंदर जी बताइए। हेलो, हाँ जी सर। सर मैंने हम्म। ये पूछा था कि विल भी लिटिगेशन में जाती है, हम्म। तो विल हमारा जो, जैसे मैंने विल लिखी है कि उसी तरह से मेरा जो फंड्स हैं वो मेरे उसी फैमिली मेंबर को चले जाएं, तो उसके लिए क्या है कि लिटिगेशन में ना जाए, कि कोर्ट हमारे फेवर में फैसला कर दे, ऐसा कुछ। तो एक तो क्या है कि देखिए सर, विल विल को कहा जाए वसीयतनामा। वसीयतनामा यानी लिस्ट ऑफ विशेस, मेरी इच्छा पत्र है ये, मेरी इच्छा है, अगर वो इच्छा पूरी होती है नहीं होती है उस पे फैमिली का भी कोऑपरेशन चाहिए और गवर्नमेंट का भी कोऑपरेशन चाहिए। तो ये जो इफ्स एंड बट्स का मामला है विल में है, और वो बाकायदा रहेगा। सो अगर 2% भी चैलेंज होते हैं बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट, तो वो होने ही वाले हैं इंडिया में। ऐसा है कि अगर हर आदमी गाड़ी लेके जा रहा है, एक्सीडेंट 2% हो रहे हैं, तो सब गाड़ी चलाना बंद नहीं करेंगे, तो विल तो बनता रहेगा। हाँ आप कहते हो कि नहीं मुझे एश्योर कि कहीं कुछ होना ही नहीं चाहिए, मैं जो कहता हूँ ऐसे होना चाहिए, तो अभी नेक्स्ट सेशन है अपना जो फैमिली ट्रस्ट का, उस पर ध्यान दीजिए। वो चीज है वो 100% एश्योर वाली है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं आ सकती, जो आपने कहा ऐसा ही होगा। नहीं सर, जैसे हमने सुना है कि हम विल को हम अगर एक दो बेडरूम्स डाल दें और एक साउंड माइंड डॉक्टर की रिपोर्ट भी लगा दें, तो उसके साथ हम बिल रजिस्टर्ड करवा दें, हो सके कोर्ट हमारे फेवर में दे दे फैसला, जो भी हमने जैसे लिखी है। सर ऐसा। ये आपकी बात सही है कि आपने जितना प्रिकॉशन लिया है। हम कहते हैं कि विल ठीक बनवाइए, डॉक्टर सर्टिफिकेट लगवाइए, फोटो लगाइए जब आप साइन कर रहे हो, वीडियो निकालिए, ये सब आप एडिशनल चीज रखिए, रजिस्टर कर दीजिए। ये सब एडिशनल चीज फायदे होते हैं कि विल को कोई कोई चैलेंज न करे कि ये गलत लिखा है। बट जब आप विल, कोई फैमिली वाला कंटेस्ट करता है कि नहीं मुझे मंजूरी नहीं है कि इसके बाद में मेरे पास भी एक बिल पड़ा है, या तो जब ये बिल बना था तो इसमें ये मिस्टेक है, अगर उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन डाला, तो इंडिया में अनफॉर्चुनेटली उसको लॉन्ग लिटिगेशन में डाल देते हैं, तो 5 साल 10 साल चलने वाला मैटर है। हाँ अगर वो प्रूव हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि आपने सब सही किया था, तो प्रूव हो जाएगा तो उसका ऑब्जेक्शन निकाल दिया जाएगा। बट हुआ क्या, डिले हो गया 2 साल 5 साल 10 साल का, तो ऑब्जेक्शन देना सबके पास उनको लीगल हक है। जो भी फैमिली के लोग जो मैंने बताया, मदर, स्पाउस, बच्चे लोग, उनको लीगल हक है, वो जाके ऑब्जेक्शन करेंगे और करना चाहते हैं तो, और उसमें कोर्ट ना नहीं बोल सकती है, फिर बोलेंगे आपको जो भी एक्सेस है उसके आर्ग्यूमेंट होती है। तो ये दिक्कतें है सर, तो वो ट्रस्ट रहेगी हमेशा। ट्रस्ट बना के असर डालने चाहिए उसमें, फिर वो तो चैलेंज नहीं होती ना, वो ठीक है। इसीलिए तो वो मैं बताता हूँ आपको, आगे की बात है। तो ये जी। विल है, जो मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 98% फैमिली में सब ठीक है, कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट, कहाँ पे दिक्कत नहीं आती है। जहाँ पे दिक्कत आती है वो लोग को सोचना चाहिए कि और क्या रास्ता है, जैसे आपने बताया मुझे, है ना। जतिन जी, एक क्वेरी थी, और जो अभी आपने हाँ। पीछे फ्लो चार्ट दिखाया अपना विल राइटिंग का अपनी कंपनी का, तो हाँ इसमें आप विल एक ड्राफ्ट करके, मतलब ड्यू डिलिजेंस करके विल ड्राफ्ट करके दे देंगे, राइट? यहीं तक आपका काम है? करेक्ट। या या हाँ इसको रिवाइज भी करना हो कभी हमें, तो आप उसको करेक्ट रिवाइज करेंगे? करेक्ट। सो वी आर लाइक नो लाइक लॉयर। आप कभी भी लॉयर के पास जाओगे, प्रॉपर्टी बेचनी है, लेनी है, विल बनाना है, पावर ऑफ अटॉर्नी बननी है, वहां जाओगे तो ड्राफ्टिंग करके देगा ना भाई, वो लोग खुद तो उसके आगे का नहीं कर सकते। उसी तरह से हमारा काम है आपको अच्छी तरह से गाइड करके लीगली जो बनता है वो बना के ड्राफ्टिंग करके देना है। फिर आपको हम गाइड करेंगे कि आप घर पे जाके साइन कीजिए, ये विटनेस लीजिए, आपके लिए सेफ रहेगा, वो सब हम गाइडिंग करेंगे। उतना है। उसके बाद में अगर बोल कहते हो कि मुझे अभी रिवाइज करना है, तो मोटा मोटा क्या होता है कि एवरी 3 साल 5 साल में रिवाइज करते हैं लोग कि भाई कभी एसेट ऊपर नीचे हो गया, कभी कोई फैमिली में ऊपर नीचे हो गया, कोई डेथ हो गया, किसी की न्यू बोर्न हो गया, या मेरे विचार बदल गए, इसको दिया था अब इसको देना है, तो उस तरह के मौके आते हैं तब नया विल बना सकते हो, आप बनाना चाहिए। तो 3-5 साल में आप एक बार रिव्यू करके देख लीजिए कि कुछ ज्यादा चेंज है तो नया विल बना दीजिए, तब वापस वो हमारे पास आएंगे या और कहीं जाएंगे, विल तो बना सकते हैं अपना नया। राइट।
डेट मीन टू से कि आप ये कह रहे हैं कि हम सारी चीजों को, आपके एसेट्स को एक बार इवेलुएट करके और आपको गाइड करेंगे और उसके हिसाब से एक ड्राफ्ट बना करके दे देंगे जो आप अपने घर में साइन करके रख लें, या जी हाँ, हम रजिस्टर्ड लोग कराना है तो। करेक्ट। हम लोग जब बिल बनाते हैं तो हम लोग वैल्यू नहीं डालते उसमें, हम खाली आपको गाइड करते हैं कि वैल्यू मत डालिए, वैल्यू चेंज होती रहेगी लाइफ में। बट आपका बैंक अकाउंट है, ब्रांच है, जो अकाउंट नंबर है वो तो वही रहेगा, आपका जो डीमेट अकाउंट है वो भी रहेगा, आपकी प्रॉपर्टी वो भी रही रहेगी। तो वो सब हम गाइड करेंगे क्या क्या डालना चाहिए। और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो हम आपको सॉल्व करेंगे, एग्जीक्यूटर चाहिए नहीं चाहिए आपको, विटनेस कौन होना चाहिए, किस जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसमें क्या क्या ऑप्शन होता है। उस तरह से हम गाइड करके आपको विल बनवाने में आपकी मदद करते हैं। ओके, थैंक यू। राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं फैमिली ट्रस्ट के बारे में। अगर आपके कोई सवाल रह गए तो आप कनेक्ट कर लेना, हमें कोई इशू नहीं है, हम लोग बता देंगे आपको। तो फैमिली ट्रस्ट क्या होता है? फैमिली ट्रस्ट यानी एक छोटा सा हमने कंपनी खड़ा किया है, आपकी खुद की अपनी कंपनी होगी, पार्टनरशिप फर्म होगा, एलएलपी होगा, ऐसा खड़ा किया है जहाँ पे आप खुद पैसे डाल दिए और वो अलग से उसकी ओनरशिप है, उसके अलग डायरेक्टर या मेरे पार्टनर या मैनेजर है उसके। उसी तरह से हम लोग एक छोटा सा प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट खड़ा करेंगे लाइक ए कंपनी, और हमने हमारा जो भी वेल्थ है उसमें से कुछ हिस्सा उसमें डाल दिया है। हो सकता है 90% डाले, हो सकता है 10% डाले, तो उस उतना जितना हम डाल देंगे और उतना यानी हमें गिफ्ट करना है उसमें। और उसमें जो भी लिखा होगा कि ये किसके लिए हमने रखा है, मेरे वाइफ के लिए, मेरे बच्चों के लिए, तो उसको मिलेगा। अगर मैं कहूंगा मेरा एक बच्चे के लिए एक ट्रस्ट है, दूसरे बच्चे के लिए दूसरा ट्रस्ट है, तो उसी को मिलेगा, दूसरा आके उसमें ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये चीज है, उसको फैमिली ट्रस्ट कहा गया है कि आपके आपके लिए ही है, आप उसको चला सकते हो। और आपके जाने के बाद में आप कहोगे कि इनको देना है तो इमीडिएटली उनको ही मिलेगा, और कोई उसमें आके उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता है। तो काफी सारे फैमिली में लोग ट्रस्ट बनाते हैं, जैसे एक हस्बैंड वाइफ का और बच्चों का होता है, और बाद में हर एक बच्चे का एक ट्रस्ट होता है। उस तरह का भी लोग कर रहे हैं कि भाई अपना अपना इंडिपेंडेंट उसको दे दिया, वो एक दूसरे को अड़ेंगे नहीं, और अपना अपना उसका लाइफ बढ़ता रहेगा, 2 साल, 2 बच्चे, 3 जनरेशन, 3 जनरेशन तक चलता रहेगा। तो ये एक जनरेशन यूजिंग मॉड्यूल है कि आपको जनरेशन्स को देना है और उसको एक साथ में नहीं यूज करना है। विल में क्या होता है, मैंने लिखा है कि मेरे पास 15 करोड़ है, 5 करोड़ मेरे बच्ची को, लड़की को देता हूँ, 5 करोड़ बच्चे को देता हूँ। मेरे जाने के बाद में उनको तुरंत मिल जाएगा, वो ओनर बन जाएंगे। अगर उसकी एज कम है, ज्यादा है, उसको संभलने आता है नहीं आता है, वो ओनर बन जाएंगे, फिर मेरा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। लेकिन ट्रस्ट में क्या होता है, अगर ट्रस्ट में रखा है और मैंने कहा कि ये 15 करोड़ इसमें पड़ा हुआ है और उसको थोड़े थोड़े मिलना चाहिए हर साल, ये पूरा पैसा ऐसे ही पड़ा रहेगा, खाली इनकम में से उसको दीजिए, तो वो 50 साल तक चलेगा। तो वो जनरेशन टू जनरेशन जो कनक जी कह रहे थे, वो इस तरह से होता है। वो टाटा ट्रस्ट है, 180 साल से पड़ा हुआ है, उसका जो पैसा है वो बढ़ रहा है। ऐसे कितने ट्रस्ट है इंडिया में, सॉरी। तो एक जमाने में इंडिया में बहुत पैसे वाले जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस थे वो बनाते थे। अभी ये मौका आ गया है कि काफी सारे घरों में भी ये ट्रस्ट बन रहे हैं विल के साथ में। विल तो है ही है, ट्रस्ट भी बन रहे हैं। फॉरेन कंट्रीज में, यूएस में, यूके में फैमिली ट्रस्ट ये बहुत आम चीज है, और पिछले 30-40 सालों में हर घर में उनके साथ में विल और ट्रस्ट होता है और एक पावर ऑफ अटर्नी होता है। ये 3 डॉक्यूमेंट हर घर में होते हैं, तो वहां पे एक प्रैक्टिस है। यहाँ इंडिया में विल लोग नहीं बना रहे काफी सारे, तो पहले तो उनको वो समझाना है। विल समझ में आ गया तब जाके वो ट्रस्ट के बारे में सुनते हैं, तो उनको समझ में आता है कि ये ट्रस्ट ज्यादा बेटर है। तो अभी हम ये अवेयरनेस कर रहे हैं कि ट्रस्ट ज्यादा बेटर ऑप्शन है। जिसके पास भी कुछ रीजन है, जो रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा, कितने सारे रीजन है जिनको ट्रस्ट शायद देखना बहुत सीरियसली जरूरी है। सो मोटा मोटा एक ट्रस्ट अलग से लाइक अ स्मॉल कंपनी या लॉकर है, जहाँ पे आपका कुछ वेल्थ पड़ा हुआ है और आप ही यूज करो, अपने जो इसका नाम लिखा है उसी को यूज होना है ना। उसमें रूल्स भी लिखे हुए हैं कि किस तरह से वेल्थ यूज होगा, कैसे उस किस तरह इन्वेस्ट होगा, ये सब लिखा हुआ है। तो ये प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट इंडिया में बहुत सालों से बन रहा है। इनकम टैक्स में इसको कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी। ये प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट है, ये कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है। ये आपका पैसा है, आपके अंडर में है, और आपने जिसको कहा है उसके लिए ही है, और कोई उसमें अड़ नहीं सकता है। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है।
अब कंपैरिजन करते हैं विल और ट्रस्ट के बारे में। विल होता है एक बेसिक डॉक्यूमेंट्री जो 3 पेज से लेकर 25 पेज का बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर वेल्थ, एसेट साइज एंड ऑल। फैमिली ट्रस्ट है वो थोड़ा और डिटेल में है, और वो चैलेंज नहीं हो सकता है। विल तो क्या है, मरने के बाद में है उसका काम चालू होता है। ट्रस्ट आप जिंदा है तभी बनाइए और उसको यूज करना चालू कर दीजिए। तो ये जो चीज है उसमें कोई दिक्कतें नहीं आती है। जैसे विल बनाया है तो चैलेंज आ सकता है, झगड़ा हो सकता है, या उसकी लीगल प्रोसेस तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर परिवार के सब बच्चे मानते भी है तो भी 1 साल 2 साल जाता है पूरा प्रोसेस करने के लिए। फैमिली ट्रस्ट में क्या हुआ है, आपने ऑलरेडी डाल के रखा है, तो कोई कोई ट्रांसफर का प्रोसेस के या लीगल जवाबदारी नहीं है किसी को, इमीडिएटली दे कैन यूज। तो दिस इज अ बिग डिफरेंस कि कोई लीगल प्रोसेस पेंडिंग नहीं रहता है जब आपने ट्रस्ट में डाल दिया है। विल एक सिंगल डॉक्यूमेंट है जो आपका विशेष, आपकी इच्छा है वो लिखी हुई अंदर है। फैमिली ट्रस्ट एक अलग से कंपनी जैसा बना के रखा है आपने, अलग से लॉकर खड़ा किया है जिसमें आपने डाल के रखा है अपना थोड़ा सा वेल्थ, जिसमें पैन कार्ड अलग होता है, उसका बैंक अकाउंट अलग होता है, जस्ट लाइक ए कंपनी। विल बनाना शायद ज्यादा फास्ट हो जाता है, 30 मिनट से लेके 3 दिन में आपका विल बन जाता है। फैमिली ट्रस्ट बनाना है तो आपसे समझाना पड़ेगा क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कौन ट्रस्टी रहेगा, उसमें किस तरह से आप डालोगे, क्या रूल लिखना चाहिए, उसकी ट्रस्ट डीड बनेगी, उसका पैन कार्ड लेंगे, उसका बैंक अकाउंट करेंगे रजिस्ट्रेशन के बाद में। तो ये प्रोसेस शायद 30 दिन तक चलेगा। विल में क्या होता है कि मैंने जैसे कहा कि मैंने जिसको देना है उसको तुरंत मिल जाता है। वो संभाल पावे नहीं संभाल पाए, वो उसको उड़ा देंगे या वेस्ट कर देंगे, या कभी कुछ इश्यू हो गया फैमिली में तो वो नहीं संभाल पाएंगे। तो ये सब चीजें होती है विल के माध्यम से। ट्रस्ट में ऐसा कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ये पड़ा है और उसमें जो लिखा है उतना ही उसको मिलेगा, उसको स्लोली स्लोली मिलेगा। जो आप कहोगे कि मेरे बच्चे उसके बच्चों को देना है, तो पूरा 90 ईयर्स का प्लान है ये। बेनिफिट्स क्या होते हैं फैमिली ट्रस्ट में? एक तो जो भी आपने, जैसे उन्होंने कहा था अरविंदर जी ने, कि मेरी विशेष है वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे मुमकिन है। विल में चैलेंज आते हैं 2% 5% में जो भी होता होगा, बट यहाँ पे वो नहीं है कुछ भी, क्योंकि आपने ऑलरेडी उनको लाइफ में ही गिफ्ट कर चुके हैं। लाइफ में उनको गिफ्ट किया है लेकिन आपके कंट्रोल में है, आप खुद यूज करो, उनको मिल जाएगा बाद में। तो ये एक अच्छा सा मॉडल है कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी पूरी हो जाएगी। यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आएगा लीगल का, प्रोबेट लेके आओ, ट्रांसफर करना है, बैंक में जाना है, डीमेट में जाना है, कुछ नहीं। सीधा सीधा जिसके नाम लिखा था वो उनके नाम पे यूज चालू हो जाएगा। दे बिकम द ओनर, उनको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा लीगल हर्डल्स जो होते हैं ट्रांसफर करने के, वो पूरे निकल जाएंगे। कभी कभी लोगों में होता है कि भाई बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत सारे लोन लिया हमने, तो मेरे पर्सनल एसेट पे कभी अटैक हो गया तो, या कभी मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम हो गया तो मेरे बच्चों पे, उनके पास वेल्थ है उस पे अटैक हो जाएगा। तो एसेट प्रोटेक्शन करना, या रिंग फेंसिंग कहते हैं, वो ट्रस्ट में हो सकता है कि आपने अपना पर्सनल वेल्थ है वो ट्रस्ट में डाल दिया है, ताकि उस पे कोई पर्सनल क्लेम कोई बैंक का आदमी आके क्रेडिटर की तरह से आपको नहीं मांगेगा, या किसी की मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम हो गए तो वो एलिमनी से आप छुटकारा पाना चाहते हो तो ये ट्रस्ट में पड़ा होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बिजनेस सक्सेशन सबसे इम्पोर्टेंट ये बिजनेस सक्सेशन का चीज है। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि हम कहते हैं कि भाई मैं बिजनेस में हूँ, मैंने समझो 15 करोड़ रुपए कमा के रखे हैं, तो मैं विल बनाया, ट्रस्ट बनाया, लेकिन मेरा जो बिजनेस है उसमें हर साल 2 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है, उसको मैं 50 साल तक संभाल के रखूंगा तो 100 करोड़ आएंगे उसमें से, है ना? तो मुझे वो भी सोचना चाहिए कि मेरा जो बिजनेस है जहां से मैं इतना कमा रहा हूँ, और वो मैं उसके बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ कि उसका क्या करना है, तो उसका सोचना ज्यादा जरूरी है कि उसको किस तरह से अच्छे हाथ में जाएगा, किस तरह से मैनेज होगा, ग्रो होगा, उसके जो भी पोटेंशियल है, उसमें आईपीओ लाना है, एसएमई आईपीओ लाना है, या मर्जर करना है, या कोई फॉरेन कंपनी टेक ओवर करेगी, तो जो वैल्यू है बाद में आने वाली है। लेकिन मैं कुछ प्लान नहीं करूंगा, ऐसे ही छोड़ के चला गया, तो बीवी बच्चों को आता है जितना आता है उधर संभालेंगे, बाद में बंद हो जाएगा, या झगड़े हो जाएंगे, बिजनेस ठप हो जाएगा। तो अपना बिजनेस है या आपके क्लाइंट की बिजनेस है जिसमें बहुत सारा पैसा आने आने का बाकी है फ्यूचर में, उस पे लोग नहीं सोचते हैं। जितना पड़ा है बैंक में उस पे ही सोचते हैं, जो शायद मिस्टेक है उनकी। तो बिजनेस सक्सेशन के लिए ट्रस्ट बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है।
जो काफी सारे बड़े बड़े बिजनेस हाउस ने ट्रस्ट के माध्यम से चला रहे हैं। अभी आप देखेंगे इंडिया में जितने आईपीओ आ रहे हैं, हर आईपीओ में प्रोमोटर के ट्रस्ट होते हैं, जहां पे कुछ ऑलरेडी होल्डिंग ट्रस्ट के नाम पे पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि कंपनी तो चलने वाली है सालों साल तक, इतना पैसा आने वाला है जो मेरी 4 5 7 पीढ़ी तक चलने वाला है, तो इजीली वो करना चाहिए। तो ये बिजनेस ट्रस्ट का भी एक चीज है जो ध्यान में रखना चाहिए। स्टेगर्ड इनहेरिटेंस, जैसे मैंने कहा कि तुरंत नहीं मिलेगा, आस्ते आस्ते मिलेगा। अभी आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं कि अगर धीरूभाई अंबानी साहब ने फैमिली ट्रस्ट किया होता और अ, शायद नहीं किया था, विल भी नहीं किया था, तो दोनों बच्चों को डिस्प्यूट के बाद में मिला जो भी मिला, लेकिन एक भाई ने सब गंवा दिया। अगर ये गंवा, अगर ट्रस्ट बनाया होता और ट्रस्ट में पड़ा होता, तो क्या ये मुमकिन था? ये मुमकिन नहीं था। ये जो 40 50 हजार करोड़ रुपए गए, वो ट्रस्ट होता तो उसके माध्यम से बच जाते थे, और उनको इतना पावर नहीं रहता था कि वो अपने डिसीजन, गलत डिसीजन से वो गंवा देवे। तो ये एक चीज है जो फैमिली जानती है कि बच्चों को इतना सारा पावर नहीं देना है कि वो उड़ा देवे। कहीं पे कोई फ्रॉड हो गया, कोई स्टार्टअप में डाल दिया, कोई मैट्रिमोनियल की वजह से सब उड़ गया, होता है आजकल ये सब। तो उसको हमें अटका के रखना है, यानी प्रोटेक्ट करना है उनको, और लंबे टाइम तक उनको देना है। काफी सारे हमारे क्लाइंट एनआरआई होते हैं, उनके बच्चे एनआरआई होते हैं, और वहां पे काफी सारे कंट्रीज में इनहेरिटेंस टैक्स है। तो कुछ कुछ लोग टैक्स के बचाने के लिए या अच्छा प्लानिंग करके टैक्स भी बचाते हैं। और एक बड़ी बात है, इंडिया में भी इनहेरिटेंस टैक्स आ सकता है, ऐसी बहुत बातें चल रही है 2 3 सालों से। समझिए कि एक जो बिजनेसमैन है, आपके क्लाइंट है, उसके पास 25 करोड़ की वेल्थ है। ओके, गवर्नमेंट ने रूल ला लिया इनहेरिटेंस टैक्स, जिसके भी पास में 20 करोड़ के ऊपर वेल्थ है उसको 20% इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़ेगा। यूएस में 40 50% है, यूके में 40 50% है, वो तो बहुत बड़े बड़े लेवल पे है। तो इंडिया में 85% था। 1985 तक इंडिया में 85% टैक्स गवर्नमेंट लेके जाती थी इनहेरिटेंस के ऊपर, जो निकाल दिया था तभी। अभी अगर आ गया और कुछ 20 25% भी डाल दिया गवर्नमेंट ने, तो बहुत सारा पैसा फ्यूचर में गवर्नमेंट लेके जाएगी। उसकी प्लानिंग करने के लिए भी टैक्स, अगर अभी ट्रस्ट हो तो शायद वो सब बच जाएगा आपका। सॉरी। तो ये एक बेनिफिट है उसके, आप समझ लीजिए थोड़ा उसका। किसको ट्रस्ट बनाना चाहिए? एक तो जो पेंडिंग, सॉरी, एक तो मैंने कहा कि जो एफ्लुएंट लोग हैं, बिजनेसमैन है, अच्छी वेल्थ है जिसकी 25 50 100 करोड़ की, उनको तो बाकायदा करना ही चाहिए। तो इतनी सारी वेल्थ कहीं अटक गई लीगल मामले में। जो कॉमस्टार का आप देख रहे हो, कॉमस्टार का जो चल रहा है अभी झगड़ा, काफी सारा वेल्थ में झगड़ा चल रहा है, काफी सारा ट्रस्ट में पड़ा हुआ है। सॉरी, जरा 2 दिन से तबीयत थोड़ी डिफिकल्ट है थोड़ा। एनीवे, सो जो भी एफ्लुएंट लोग हैं उनको ट्रस्ट बनाना चाहिए, ताकि बहुत सारी वेल्थ होती है जो अटकनी नहीं चाहिए, या उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, या कोई क्लेम नहीं आना चाहिए उसके ऊपर। जो बिजनेस ओनर है, जिसका मैंने बताया बहुत जरूरी है, फ्यूचर में जो इनकम आने वाली है उसके लिए आपको ट्रस्ट प्लानिंग उनको सिखाना चाहिए, आपको खुद को करना चाहिए आपके बिजनेस के लिए। जिसके भी स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, जो ऑटिज्म में है, एडीएचडी होते हैं, तो उनको सबको अपना लाइफ में आगे आगे क्या करने वाले पता नहीं होता है बच्चों को अपना, और पेरेंट्स को बहुत चिंता होती है कि क्या करेंगे वो बच्चे, खुद को संभालेंगे या वेल्थ को संभालेंगे। तो ऐसे सब चीजों के लिए फैमिली ट्रस्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो काफी सारे इंडियन को पता नहीं है। हमने गए साल में कम से कम 6 महीने का कैंपेन किया था पूरे इंडिया में, और सब जो जितने भी एनजीओ से, जितने भी स्कूल से, सबको बताया था कि इस तरह के ऑप्शन अवेलेबल है, हर पेरेंट को ये सोचना चाहिए। मैट्रिमोनियल केसेस जो होते हैं, लोग अब इश्यूज आ रहे हैं काफी सारे फैमिलीज में, लोग कहते हैं कि भाई बच्चों की शादी हो जाएगी, उनके पास पैसा पड़ा है, कभी इधर उधर हो गया, या कंपनी के शेयर उसके पास है, तो क्या करे, उसको हमें बचाना पड़ेगा। तो ठीक है, ये फैमिली ट्रस्ट करके आप उसको साइड में रख दीजिए, ताकि उसके ऊपर अटैक शायद नहीं आएगा आपका। क्रेडिटर्स होते हैं बिजनेस में, लोन लेके बैठे हम लोग, कभी कोई बिजनेस में ऊपर नीचे हो गया, तो क्रेडिटर्स घर पे आ जाएंगे, आपका घर अटैच कर देंगे, या पर्सनल एसेट पे अटैचमेंट लाएगा। तो उसी सब चीज के लिए भी प्लानिंग के तौर पे कुछ चीज आपको पर्सनली साइड में रखनी है,
तो फैमिली ट्रस्ट बना के रख दीजिए साइड में। कोई कोई फैमिली में चैरिटी का बहुत स्ट्रांग होता है कि मुझे हर मेरे वेल्थ के 10% चैरिटी में जाना ही चाहिए, मैं रहूं ना रहूं। उसके लिए भी एक लोग करते हैं। एनआरआईज का मैंने कहा कि they want to use the India as a growth story, and sitting in other country they want to control, manage the wealth, and they want to avoid taxes in those country। तो ये सब चीजें मुमकिन है अगर फैमिली ट्रस्ट होगा तो। मुस्लिम्स रिलीजन के लोग, काफी सारे लोग ट्रस्ट में सोचते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको शरिया एप्लीकेबिलिटी की वजह से पूरा एसेट का विल नहीं बना सकते। तो ये एक मोटा मोटा रीजन है क्यों लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए। फैमिली ट्रस्ट नॉर्मली हमारा जो एक स्टैंडर्ड है वो 1.5 लाख रुपए में होता है, और कई फैमिलीज में मल्टीपल बिजनेस है, मल्टीपल जुरिस्डिक्शन में है, काफी सारे प्रॉपर्टीज होती है, तो हमारे को सॉलिसिटर को, टैक्स वाले को, फेमा वालों को भी इंक्लूड करना पड़ता है। तो वो 5 लाख से ऊपर जाता है, 5 से 25 लाख तक का ये रेंज होता है पूरा एस्टेट प्लानिंग का, जो 3 से 6 महीना चलता है। और जो स्टैंडर्ड होता है वो 1-1.5 महीने में खत्म हो जाता है, जहाँ पे हमें उनको समझा के लीगल लॉयर्स के माध्यम से ट्रस्ट करके रजिस्टर, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट कर देते हैं। तो ये मोटा मोटा हमारा पैकेजेस है। आपके लिए यहाँ पे कैसा है कि हम लोग तो आपको जो एजुकेशन दे रहे हैं, नो डाउट आप आपके लिए यूज करेंगे और आगे लेके जाएंगे। तो यू बिकम अ 360 डिग्री फाइनेंशियल प्लानर, यानी जो हमने पहले सर्कल दिखाया था, पूरा सर्कल के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो ताकि आपका एक वैल्यू एडिशन बढ़ेगा। आप वो काफी सारे क्लोज जा सकते हैं क्लाइंट्स के पास, क्योंकि आपको ये पता है जो लोगों को शायद इतना नहीं मालूम है, और ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। और जब आप इस तरह की बातें करते हो, दे विल फील वेरी क्लोजली विथ यू। देयर आर सो मेनी अदर बैंक पीपल आर जोइन नो विद देम, या काफी सारे बड़े बड़े वेल्थ एडवाइजरी कंपनी उनके पीछे पड़ी होती है। लेकिन अगर आपके पास कुछ है नॉलेज, नो डाउट वो आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करके ज्यादा आपको क्लोज जा सकते हो उनसे। नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि इस तरह की बातें करोगे तो नेक्स्ट जनरेशन डिस्कशन में बैठेंगे, और जब वो उनको पता चलेगा कि आपके पास ये नॉलेज है, आप ये अच्छा कुछ सोच रहे हो फैमिली के लिए या उनके लिए, तो वो भी आपके लिए काफी अप्रिशिएट करके आपके साथ लगे रहेंगे। तो फ्यूचर का प्लानिंग इजी रहेगा, और आपका ये नॉलेज बढ़ ही रहा है, तो ये जो सक्सेशन प्लानिंग इंडस्ट्री है इंडिया में, वो बढ़ेगी। अभी अभी तो बहुत लो लेवल पे हम लोग हैं यहाँ पे, लेकिन ये एक वर्टिकल बन जाएगा इंडिया में। जो जिस तरह से इंश्योरेंस का वर्टिकल है, बैंकिंग है, म्यूचुअल फंड है, इस तरह से सक्सेशन प्लानिंग का एक अलग से वर्टिकल बनेगा, जिसमें भी काफी सारा पैसा आएगा, काफी सारे सर्विस प्रोवाइडर होंगे। तो ये आपके लिए एक एजुकेशन के लिए स्टार्ट पॉइंट है। किस तरह से शुरू करना चाहिए आपको, अगर हमारा सजेशन है कि जब भी कोई माइलस्टोन इवेंट होती है क्लाइंट के पास में, तो उस तरह से जाके आपको ये बताना चाहिए कि भाई अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है। आपको सोच के आपका लिगेसी प्लानिंग या स्टेट प्लानिंग या जो भी है आप कर लीजिए, तो अच्छा रहेगा। जब भी रिव्यू मीटिंग होती है आपकी साल में एक बार या कभी भी मल्टीपल टाइम, तो आप उनसे बातें करते रहना चाहिए कि ये चीज काफी चल रही है इंडिया में, लोग अब कर रहे, विल बना रहे, ट्रस्ट बना रहे, आपको सोचना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है टू अननेसेसरी अवॉइड हैसल्स विद द फैमिली। क्योंकि क्या होता है कि एक मिस्टेक की वजह से बहुत सारा बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक इंसान 40 साल तक कमा रहा है, बिजनेस कर रहा है, 50-100 करोड़ कमा के बैठा है, लेकिन एक छोटी गलती कर दी, उन्होंने प्लानिंग नहीं किया, तो क्या हुआ? फैमिली में डिबॉन्डिंग, उन्होंने तो मालूम नहीं कि छोड़ के चले गए सब, फैमिली में डिस्प्यूट चालू हो गए, डिबॉन्डिंग हो गई। जो उन्होंने 40 साल तक संभाल के रखा लोगों को, सब झगड़ा चालू हो गया। एग्जाम्पल आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अंबानी फैमिली अगेन। जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था वो हुआ, और उसकी वजह से नुकसान हुआ। तो ये छोटी गलती नहीं करनी चाहिए किसी को भी, ये उनको समझाते रहना चाहिए आपने। उनके एसेट प्रोटेक्शन के बारे में बात कीजिए। कभी कभी लोग, आप देख रहे हो कि इनके काफी बिजनेस, उनका एग्रेसिव मॉडल होता है, काफी सारे लोन लेके बैठे हैं। तो वो सब चीज में भी आप उनको अवेयर कर सकते हो कि इस तरह के जो आपके बिजनेस स्टाइल है उसमें आपको एसेट, पर्सनल एसेट प्रोटेक्ट कर दीजिए, वरना कुछ मिस्टेक हो गई या कुछ डिफिकल्टी आ गई तो काफी सारा पर्सनल एसेट चला जाएगा। फैमिली बिजनेस जैसे कम्युनिटी में आप जब कंटिन्यूटी करोगे, तो उनको कह सकते हो कि भाई बिजनेस कंटिन्यूटी करोगे तो उसका वेल्थ आता रहेगा, उसमें जो ग्रोथ आना है आएगा। तो इस तरह की बातें करने से वो और अच्छी तरह से आपसे कनेक्ट करेंगे।
टैक्स प्लानिंग का भी एक मुद्दा होता है जो आप उनको समझाएंगे तो उससे समझेगा कि ये इस करने से फ्यूचर का इनहेरिटेंस बच सकता है, या फॉरेन कंट्री में बचे तो उनका भी टैक्स बच सकता है। तो ये एक मोटा मोटा जो चीज है जो आप नो कह सकते हो कि किस मौके पे। सो ये एक प्रेजेंटेशन था हमारा अबाउट ट्रस्ट के बारे में। ये एक क्यूआर कोड है हमारा, अगर आप क्लिक करोगे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो भी हमारे लॉयर्स के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हो, और जो भी सवाल आते हैं आप पूछते रहना। तो देयर विल बी अ टीम हु इज बैकएंड में आपके सपोर्ट में रहेगी। वी हैव गॉट लॉयर्स, कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एमबीए, सब तरह के लोग है टीम में, और वो अपने अपने तरह से आपको आंसर देते रहेंगे। और इसमें कोई आपका कोई कॉस्ट या चार्ज नहीं है। आप दिस इज जस्ट एन अवेयरनेस। सो ये एक प्रेजेंटेशन था। सो अगर आपके कोई सवाल थे तो आप प्लीज बताइए। हाँ कनक जी, कुछ किसी के कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। हेलो मुपाशे। हाँ हाँ, हेलो। यस बताइए। अगर दो होल्डर दोनों के हो गए, सिंगल होल्डर तो जाना होगा। हेलो सर। या बताइए। So I 7 years back now I was handling one of my customers IPEF account. So I करेक्ट was trying करेक्ट to करेक्ट। get shares from her that account, but in that process almost it was got completed, like but in that process she died, and then I was having no clue what to do, like, and she didn't had any children behind and neither anyone husband also. So abhi I don't know. And I सो didn't knew about this planning and all like that time. हाँ, तो क्या वैल्यू था देख लीजिए, क्योंकि ये आईपीएफ इज वन ऑफ द अनक्लेम एसेट जो No, उन्होंने it was ध्यान में 70 रखा था। lakhs that time. 7 years back, 70 lakhs था. सो वही मैं बता रहा था, जो हमारी पहली स्लाइड थी अनक्लेम एसेट की, तो बहुत हाँ, सारे लोगों का पड़ा हुआ है। फैमिली वाले मेहनत करेंगे, गवर्नमेंट भी फिर आस्ते आस्ते देती है। अगर आपने 10 साल लगाए कॉन्टेक्ट करने के लिए, वो जो आईपीएफ वाले देते वो भी 5 साल लगा देते हैं। वही दिक्कत है। तो अनक्लेम एसेट में हम खुद, तो हमारे एक टीम है जो काम करती है कि जो भी अनक्लेम में पड़ा हुआ है वी टू, बट बहुत सारा टाइम लगता है, 2-2 3-3 साल लग जाता है इसके अंदर। तो आपके केस में जैसा कहा कि वो चले गए और उसके उसके बच्चे भी नहीं है, तो उसके जो सेकंड लेवल के कजिन्स, ब्रदर वो लोग भी क्लेम कर सकते हैं, बट उनको प्रूव करना पड़ेगा, जो बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें उनके परिवार के खुद के लोगों को देने के लिए इतना टाइम लगाते हैं और इतना सारा प्रूफ मांगते हैं। तो वो गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट को पता है कि आजकल बहुत फ्रॉड चल रहे हैं ये सब पैसे क्लेम करने में। तो दे आर ऑल्सो बिकम वेरी कॉशियस, और वो टाइम लगाते हैं, और इतना जब तक उसको कंफर्म नहीं होता तब तक वो उसको प्रूफ मांगते रहते हैं उसके बारे में। so if there is a succession in the family, then it can be done. और आईपीएफ, Yeah, for IPF. या यू, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है, अगर जेन्युइन क्लेम है तो प्रूव करके गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, बट वो प्रूव करने का तरीका बहुत लंबा हो जाता है कभी कभी। सो वो मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता भाई। गवर्नमेंट ने Okay, तो अभी thank 2 महीना पहले तो कैंपेन निकाला था, इवन निर्मला सीतारामन जी ने वो कहा था कि भाई लेके जाइए आप पैसा आपका सबका। बट कुछ उनका जो प्रोसेस सिस्टम है वो थोड़ा टफ है, ये प्रॉब्लम है। you, sir. या अरविंदर जी बताइए। हाँ सर, मुझे ये भी जानना था कि जैसे हमने, आपने बोला कि ट्रस्ट बना दी हमने, ट्रस्ट में वो हम्म। उसके बाद अगर उनके पेरेंट्स है वो चले जाते हैं, तो जो ट्रस्ट में उनको फंड्स मिलेंगे, तो वो ट्रस्ट में ही रहेगा आगे, फिर वो अपने बच्चे जब बड़े हो जाएंगे वो कैसे रहेगा? नहीं, अभी जैसे आपके पास में समझो 10 करोड़ रुपया है, हाँ जी। आपने 8 करोड़ रुपया ट्रस्ट में डाल दिया, तो ठीक है। आप कहोगे कि मैं खुद उसको संभालूंगा और मेरे लिए ही खर्च करूंगा। मेरे और मेरी पत्नी के जाने के बाद में ये पैसा, ये मेरे एक बच्चे को या 2 बच्चे को जाना चाहिए, या वो यूज करेगा उसको 25-30 साल तक, जब तक वो 60 का नहीं होता तब तक पूरा पैसा मत देना, तब तक उनको इनकम देना। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो हो सकता है। या आप कहोगे कि नहीं, उसके बच्चे भी आएंगे, जब उसका बच्चा 21 का होगा तब देना है, तो यू कैन मेक अ ट्रस्ट फॉर 90 years।
उसके पहले अगर वो कहते हो कि उसका 50-60 का average है तब दे देना, टिल दैट टाइम उनको इनकम थोड़ी थोड़ी मिलती रहेगी, उसमें से उनको लाइफ में जो चाहिए वो मिलता रहेगा, बट जो आपका मेन कॉर्पस है वो शायद ऐसे ही इंटेक्ट रहेगा। ये ट्रस्ट डिसॉल्व कब होगी सर? ये मतलब कब तो बंद खत्म? ये आपका मर्जी से आपको लिखना पड़ेगा जब ट्रस्ट बनाते हैं कि भाई मुझे कब रिजोल्व करना है। तो कोई लोग कहता है कि हमारे जाने के बाद में बच्चे लोग को इनकम दीजिए, उसमें उनको जब जरूर पड़ेगी उसमें उनको मेडिकल का, शादी का पैसा, बिजनेस का दीजिए, लेकिन जबकि उम्र उसकी 50-60 की हो जाएगी तब उसको रिजोल्व कर देना, तब तक वो मैच्योर हो गया होगा। या आप कह सकते हो कि जब आज के बाद में 30 साल में उसको बंद कर देना, तो 30 साल में बंद हो जाता है। The maximum limit is 90 years in India. ओके सर, ओके, थैंक यू सर। तो काफी सारे एमएफडीज है हमारे पार्टनर्स, जो इंडिया में लगभग 2000 प्लस लोग हैं। काफी सारे एमएफडी से भी हम कहते हैं कि आप भी आपका बिजनेस देखिए, आपके एआरएन कमीशन कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। तो काफी सारे हम देख रहे हैं कि बिजनेस पीपल आर इन प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, हम कहते हैं कि उसको कन्वर्ट करके प्राइवेट कंपनी कर दीजिए। 60-70% बिजनेस पीपल आर इन प्रोप्राइटरशिप, आप उसको प्राइवेट लिमिटेड कीजिए, ताकि ये एआरएन कमीशन फैमिली में मिलता रहे। जो आपने 30-40 साल मेहनत की है उसके लिए फैमिली को एआरएन नहीं लेना पड़ेगा, वो उस तरह की अरेंजमेंट कीजिए। हाँ, अगर फैमिली में कोई है जो एआरएन ले सकता है तो दिक्कत नहीं है, बट अगर कभी कभी बोलते हैं कोई बच्चे यहाँ नहीं है, ये तो बिजनेस कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है या कोई एनआरआई बन गया है और मेरी स्पाउस से उसको शायद नहीं जमेगा, तो आप कंपनी बना दीजिए और वो चलता रहेगा फिर, और वो सब अलाउड है अभी, तो वो भी आप सोचिए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। कनक जी कुछ है सवाल तो हम आगे बढ़ाएं। सर एक क्वेश्चन था। हेलो। हाँ बताइए। सर क्वेश्चन ये था कि जो ट्रस्ट में जो एसेट्स या जो पैसा ट्रांसफर होता है, टैक्सेशन क्या रहता है उसके ऊपर, लाइक? तो आपका ये फैमिली ट्रस्ट है, तो आप जब ट्रस्ट में डालते हो तो उसमें कोई गिफ्ट का मामला नहीं है, क्योंकि वो परिवार के लिए है, तो गिफ्ट टैक्स नहीं है। आप जब डालते हो तो कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि वो ट्रांसफर है, वो कोई आपने सेल नहीं किया है, ठीक है, गिफ्ट किया है, तो वो चालू रहेगा। हाँ, जब भी ट्रस्ट में पैसा आ गया तो जो इनकम होगी उस पे इनकम टैक्स अलग अलग लेवल पे लगता है, या तो मैक्सिमम लगता है या तो आपके लेवल पे लगता है। जो जो ट्रस्ट आप बनाओगे वो उसके हिसाब से उसका टैक्स लगता है। कैपिटल गेन टैक्स सेम रहेगा, जो आप भर रहे हो वही 12.5% ही उधर भी, तो कैपिटल गेन टैक्स में प्रॉब्लम नहीं है। बट जो इनकम होती है ट्रस्ट की, अगर आपका जो टैक्स रेट है सेम आपको भरना है उधर, तो आपको एक तरह का ट्रस्ट है जिसको डिटरमिनेट ट्रस्ट कहते हैं, वो बनाना पड़ेगा। लेकिन आप कहते हो कि नहीं मुझे डिस्क्रिशनरी लगता है, तो उस टाइम पे वो थोड़ा एमएमआर 3-5% ज्यादा जाएगा, टैक्स आपको एमएमआर पे जाएगा वो। ओके, ओके। और अगर रियल एस्टेट ट्रांसफर होती है तो रियल एस्टेट का करेक्ट। भी वही? तो ये जो पूरा एसेट ट्रांसफर होता है तो टैक्स का, इनकम टैक्स के तो इश्यू नहीं है कुछ भी, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी का इश्यू आता है। जब आप रियल एस्टेट ट्रांसफर करते हो तो उस पे जो भी स्टैम्प ड्यूटी आपकी एप्लीकेबल है वो भरनी पड़ेगी आपको एज ए सेल। जैसे आप किसी को सेल करते हो तो बायर जो स्टैम्प ड्यूटी भरता है उतनी स्टैम्प ड्यूटी आपको भरनी पड़ेगी। अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपके बिजनेस के शेयर है या आपका म्यूचुअल फंड है, डीमेट अकाउंट है या बैंक ट्रांसफर है, उस पर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं आएगी। बट इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर करते हो तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी आपको। तो लोग कभी कभी क्या करते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को विल में रखते हैं कि विल में रहने दो, विल के माध्यम से फ्यूचर में जाएगा ट्रस्ट में, तभी स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, तो ऐसा भी लोग करते हैं। थैंक यू सर। तो बहुत बढ़िया। आपको कभी भी कोई भी और क्वेश्चन रह गया है तो जो भी हमने क्यूआर कोड दिखाया था आप कनेक्ट कीजिए, कनक जी को पूछिए, एंड वी आर अवेलेबल टू असिस्ट यू, टू सपोर्ट यू एंड टू गाइड यू। So please share the phone number of your team and all. And anyway, Jatin ji and Jugal, all of them will be present at NISM Patalganga conference. So all those people who are coming, you can one-on-one meet them. They will be also staying with us. Their team is also there. So you can connect with them. So that will be a good opportunity to interact and understand things in a little better way. Over and above, we will share. I think somebody has shared the contact details in the group also.
So you can directly get in touch. Yes, Ajmal, as you rightly mentioned, you can do business collaboration with them. So they have a system where you can directly get in touch and get all the work done through them. It's like Yes, thank Yeah. you, Kanakji. So, Thank you. so we have certain referral models with the partners. We definitely can. You can, if you're interested, please connect us. You can check with Kanakji for our details, and definitely we'll help you. And we'll be happy to have partnership with the maximum MFDs in India. Jatin ji, if you can just share the numbers of your team members or anything in the chat box. I will I'll just share here. but Yeah. still, or maybe if your slide is there, you can share it. People can take a screenshot. या 1 सेकंड, मैं इनको जो अपना जो किया था ना, जो वही मैं दिखा देता हूँ मैं आपको. If possible, can we get the presentation for refreshment? ये जो QR कोड है ना, अगर आप ले सकते हो तो आप ले लीजिए, एंड आपको इमीडिएटली यू विल बी कनेक्टेड टू माय टीम. जो भी आपके हमारी पार्टनरशिप टीम अलग है और क्लाइंट सर्विसेज की टीम अलग है. तो यहाँ पे आप कनेक्ट करेंगे तो आपको इवन विल का सैंपल भी छोटा सा मिल जाएगा, और उसमें आप लिख दीजिए कि वी वांट इंटरेस्टेड इन पार्टनरशिप. इमीडिएटली आपका कनेक्ट हो जाएंगे आप यहाँ पे. और आयुष करके है जो पार्टनरशिप देखते हैं, उनका नंबर मैं अभी चैट पे डाल देता हूं मैं. 1 सेकंड है. ये जुगल का नंबर है, 1 मिनट.